नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग कक्षा 12 भौतिक विज्ञान 2025 जो 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं उस संपूर्ण किताबों में से 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं, इन सभी को हम लोग डिटेल समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास होने वाला है। आप सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको सभी के सभी लॉन्ग न्यूमेरिकल्स जरूर समझ में आएंगे। तो चलें, सबसे पहले और पहला क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग इस लिंक को अन्य लोगों में भी शेयर करें ताकि वे लोग भी, आपके मित्र जो भी हैं, वे लोग भी इस न्यूमेरिकल्स को देख सकें। और इसके पहले मैंने आप सभी लोगों को सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जैसे परिभाषाएं क्या हैं, नियम क्या है, निगमन वाला कौन महत्वपूर्ण है, व्याख्यात्मक प्रश्न क्या है, सब मैं आपको बता दिया हूं। इसके पहले वाली वीडियो में इसको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। जी हाँ, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझें। पहले क्वेश्चन को पढ़ो। 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक कौड़ी में 2 है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें। 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्पतम विचलन कोण, आपतन कोण, अपवर्तन कोण, निर्गमन कोण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और याद रखिएगा, जैसे यहाँ 60 डिग्री है तो आपका डिग्री में कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखें हल, एकदम ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल। जैसे कि प्रश्न में करा 60 डिग्री, ठीक है, जो भी डिग्री में रहेगा वह हमारा ए का मान होगा। प्रिज्म वाले मान में जो डिग्री है, यानी ए बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री। ये आपको समझ में आया। चलिए, करा 60 डिग्री अपवर्तक कोण वाले प्रिज्म का पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक, जहां भी अपवर्तनांक लिखा हो तो अपवर्तनांक को यन से व्यक्त करते हैं। यन बराबर कितना दिया है बाबू, कौड़ी में 2। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत है नहीं, नहीं है ना। फिर कह रहा अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें, यानी अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें, ठीक है। अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात करें, क्या क्या हमसे पूछ रहा है। पहला कह रहा है अल्पतम विचलन कोण हमको ज्ञात करना है। फर्स्ट यानी पहला अल्पतम विचलन कोण, और अल्पतम विचलन कोण को हम डेल्टा एम, डेल एम से व्यक्त करते हैं। यही हमसे क्या कर रहा है बाबू, पहला पूछ रहा है, ठीक है। एकदम आप बिल्कुल ध्यान दे करके आप इस क्वेश्चन को देखो, लॉन्ग क्वेश्चन है, समझ में जरूर आएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात, जब कोण दिया हो, अपवर्तनांक दिया हो, विचलन कोण पूछा जाए तो अपवर्तनांक का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो अपवर्तनांक यन बराबर फार्मूला होता है, आप याद कर लेना कि साइन ए प्लस डेल एम बटे 2 और सबके अपान साइन ए बाई 2। ये क्या होता है बाबू, फार्मूला होता है किसका, अपवर्तनांक का। बताओ, जहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए, यहीं पे लगा देते हैं, फिर समझने का प्रयास करिए। अब यहां देखो, यन लिखेंगे, एन बराबर साइन है तो लिखिए साइन ए का मान कितना दिया है जी, देखो 60 डिग्री, तो लिखेंगे 60 प्लस क्या लिखा है, डेल एम, डेल्टा एम लिखा है, तो लिखो डेल्टा एम अपान 2 और सबके बटे क्या लिखा है, साइन ए बटे 2। ये फार्मूला है, ठीक है। तो लिखेंगे साइन ए बटे 2 है ना, तो ए बटे 2, ए का मान कितना है, 60 बटे 2। समझ में आया, ध्यान समझना, बिल्कुल आसान है भाई। देखो, यन बराबर साइन है तो साइन ए का मान है 60 प्लस डेल्टा एम बटे 2, साइन फिर ए बटे 2 है, 60 बटे 2 हो गया, ठीक है। चलिए, अब
तो n बराबर, अब हम क्या करेंगे बाबू कि साइन 60 प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और सबके बटे 2 से भाग देंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। तो हो गया साइन 30 डिग्री। आप सभी लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? यही लिख लो, एक सूत्र होता है बाबू, मान होता है कि साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। ये आपको मान याद करना होगा। तो साइन 60 प्लस डेल m बटे 2 और साइन 30 का मान होता है बाबू 1/2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसके बटे 1 मान सकता हूँ। कारण क्यों? क्योंकि यह बटे में है तो इसको भी बटे में करना पड़ेगा। तो तिर्या गुणा इसका इसके साथ गुणा कर दो बाबू। ठीक है। अच्छा ये बताओ n का मान तो दिया है ना? n का मान क्या दिया है जी? देखो कड़ी में 2 दिया है। तो यहाँ जहाँ n है वहाँ कड़ी में 2 लिख दो, कड़ी में 2, यहाँ भी कड़ी में 2। ठीक है। क्यों? क्योंकि अपवर्तनांक दिया है कड़ी में 2। तो कड़ी में 2/1 हो गया। आप तिर्या गुणा करो, एकर m में जब गुणा हुई तो हो जाए कड़ी में 2 गुणे 1/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2। ठीक है जी। यानी कड़ी में 2 एकम कड़ी में 2/2 बराबर साइन 60 प्लस डेल्टा m/2 हो गया। बताओ सवाल समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब एक चीज यहाँ ध्यान दो, हमसे किसका मान पूछ रहा है? डेल्टा m का। देखो विचलन कोण हमसे पूछ रहा है, इसी का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो बाबू ध्यान से समझो, दिखाई दे रहा है ना? यहाँ कड़ी में 2 है और यहाँ जो है केवल 2 है। इस कड़ी में 2 को ऊपर को काटने के लिए हम एक नियम अपनाते हैं और उससे एक समीकरण भी प्राप्त होगा, एक सूत्र भी प्राप्त होगा। तो जैसे कड़ी में 2 है तो कड़ी में 2 आप लिखो। ये बताओ 2 को अगर मैं कड़ी बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ कि नहीं? बताओ। अगर 2 को कड़ी में बनाना चाहो तो बना सकता हूँ, बिल्कुल। अगर इसको 2 को आप कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2 दुइये हो ही। ठीक है। जैसे कहीं 3 लिखा हो, 3 को कड़ी में बनाना हो तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 लिख देना। 5 को कड़ी में बनाना हो तो कड़ी में 5 गुणे 5 लिख देना। तो यहाँ 2 है, 2 को हमको कड़ी बनाना है क्योंकि ऊपर भी कड़ी में 2 है। ठीक, इसलिए कड़ी में 2 गुणे कड़ी 2 लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बराबर साइन 60 प्लस डेल m/2। बाबू कड़ी में 2 से कड़ी में 2 कट गया, 1/कड़ी में 2 बराबर साइन, और यहाँ हो गया 60 प्लस डेल्टा m/2। अब यहाँ आपको सूत्र याद होना चाहिए, 1/कड़ी में 2 क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद होना चाहिए बाबू। 1/कड़ी में 2 ये आपको सूत्र याद होना चाहिए कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/कड़ी में 2, ये सूत्र होता है जी। तो यहाँ 1/कड़ी में 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? साइन 45 बराबर साइन 60 प्लस डेल m/2। ये देखो साइन से साइन कट गया बाबू, ठीक है ना? अब 45/2 खोई करिए। अब 1 का गुणा ऊपर करो, इसका गुणा इसमें करो, तो हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m बराबर 45 दूनी 90 हो गया। तो डेल्टा m बराबर 90। ठीक है। आइए प्लस 60 है जी, उधर जाएगा तो -60। तो डेल m बराबर 90 में 60 गया 30 डिग्री। बताओ, ये बताओ अल्पतम विचलन कोण जो हमसे पहला पूछ रहा था वह 30 डिग्री आ गया। आपको सवाल समझ में आया कि नहीं आया? आया? बिल्कुल, आपको निश्चिंत रहिए, सवाल बिल्कुल समझ में आएगा, कहीं किसी प्रकार से दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन इसी में, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे सिंपल थोड़ा मिल जाएगा आपको, थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहबे करेंगे। तो इसी में सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? सेकेंड में हमसे कह रहा है बाबू कि आपतन कोण ज्ञात करें। क्या करें? आपतन कोण। तो सेकेंड है आपतन कोण। अब देखो आपतन कोण को हम आई से व्यक्त करते हैं। आई का मान हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। आप तनिक ध्यान दो। तो सबसे पहले आपको फार्मूला याद होना चाहिए। आपतन कोण आई बराबर होता है a प्लस डेल्टा m/2।
2। ये फार्मूला होता है बाबू। बिना फार्मूला के सवाल नहीं आने वाले हैं, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि फार्मूला याद करो, और इसलिए कहा जाता है कि मेहनत से पढ़ाई करो। अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो बहुत जल्दी से आ जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो भी आपको आएगा। एकदम वैसे ही मैं मेथड बता रहा हूँ कि आप नहीं पढ़े हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलें। आई बराबर ए का मान कितना है जी, देखो 60 डिग्री। तो लिखेंगे 60 प्लस डेल एम, डेल्टा एम का मान अभी अभी आया है जी। डेल्टा एम का जो मान आया है कितना, 30 डिग्री आया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 30/2। तो हो जाएगा आई बराबर 60 30 90/2 45 डिग्री। ठीक है, तो आई बराबर आ गया मेरा 45 डिग्री। ठीक है बाबू, तो आपतन कोण जो है इसका भी मान हमारा आ गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए बाबू, थर्ड क्वेश्चन करा अपवर्तन कोण। क्या कर रहा है जी, अपवर्तन कोण। थर्ड हमसे पूछ रहा है अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण को हम किससे व्यक्त करते हैं, आर से व्यक्त करते हैं। किससे, आर से। और याद रखिएगा, प्रिज्म वाले प्रश्न में जब अपवर्तन कोण पूछे तो आर बराबर फार्मूला होता है a/2। देखो, फार्मूला याद है, सवाल आपके पास है कि नहीं। फार्मूला नहीं याद है तो सवाल नहीं आएगा। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ के नहीं आना है। डिग्री आपको याद होना चाहिए, 60 45 90 ये सब मान याद होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए बाबू, तो आर बराबर ए का मान कितना है जी, 60 डिग्री है। तो हो जाएगा 60/2 और भाग देंगे 30। आर का मान 30 डिग्री, यानी अपवर्तन कोण कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है जी। एंड फोर्थ नंबर इसमें क्या पूछ रहा है बाबू, निर्गमन कोण। क्या कह रहा है, निर्गमन कोण। और याद रखिएगा, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, जो आपतन कोण होता है वह निर्गमन कोण के बराबर होता है। यानी आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण, तो निर्गमन कोण क्या हो जाएगा बाबू, निर्गमन कोण। तो आपतन कोण का मनवा कितना आएगा, आपतन कोण का मान यही है, आई कितना है जी, 45। तो इसका निर्गमन कोण भी कितना होगा, 45 होगा। क्यों, क्योंकि यह फार्मूला होता है आपतन कोण बराबर निर्गमन कोण। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको ज़रूर समझ में आया है तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो पे ज़रूर बने रहें। ठीक है, चलो बाबू सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकेंड क्वेश्चन है बाबू, पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत ही बड़ा तो लिखा है, यही क्वेश्चन में है जी। चलो देखो, बहुत महत्वपूर्ण ये सब क्वेश्चन है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया गया है। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकेंड में हटाकर 0 तक लाया जाता है। निम्न की गणना करें। और इसमें देखिए फिर 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स पूछा जा रहा है। दूसरा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तीसरा प्रेरित धारा। चौथा प्रेरित आवेश। ठीक है जी, अब इसको तनिक ध्यान से समझना। ठीक है जी, चलो बाबू यहाँ लिखो हल। देखो प्रश्न को पढ़ो। कह रहा है कि एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेमी लंबी है, यानी जो लंबाई है वह कितना है, 10 सेमी। यल बराबर हो गया 10 सेमी। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई समस्या नहीं है ना। और आपको पता है लंबाई यानी मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 10 के घाते -2 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 10 × 10 के घाते -2। ठीक है, ये किस में आ गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर या और छोटा करना चाहते हो तो यह 10 के घाते कितना होता है, 1। तो आप जानते हो कि गुणा में घात को जोड़ लिया जाता है, तो 10 के घाते
1 हो गया और -2 हो, तो -2 में से घटाएंगे क्या होगा, -1 मीटर। ठीक है जी। तो यल बराबर हमारा आ गया बाबू 10 के घाते -1 मीटर। कैसे आया, समझे कि नहीं समझे? जैसे 10 के घाते 1, ठीक, और 10 के घाते -2, तो -2 में से घटाएंगे -1 हो जाएगा। तो लंबाई कितनी आ गई, 10 के घाते -1 मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, समझते चले आप। फिर आगे कह रहा है बाबू, तथा प्रतिरोध 0.5 ओम है। प्रतिरोध को किससे व्यक्त करते हैं, आर से। ठीक है जी। तो आर बराबर दिया है 0.5 ओम। ठीक है, 0.5 क्या है, ओम है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स का घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल की आर पार स्थापित किया जाता है। अब यहाँ तनिक ध्यान दो, 0.01 टेस्ला कह रहा है। ठीक है, तो जब टेस्ला कह रहा है यानी वो बी का मान है, जहाँ भी टेस्ला है वो क्या है, बी का मान है। तो बी बराबर दिया 0.01 टेस्ला। ठीक है जी, 0.01 क्या दिया है, टेस्ला। तो टेस्ला होगा बी हो जाएगा। एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल की आर पार स्थापित किया जाता है। ठीक है, फिर चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकेंड में घटाकर 0 तक लाया जाता है। यानी सेकेंड तक कह रहा है ना, 0.70 सेकेंड तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हम लिख देता हूँ, तो ये डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी टी। तो डी टी बराबर 0.70 सेकेंड दिया है। ठीक है, इतना अगर आप लोगों ने समझ लिया तो सवाल तो निश्चित आना है। चलिए अब इसमें देखिए, पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बाबू। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है क्या, प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। हमसे पूछ रहा है प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है बाबू। तो यहाँ ध्यान दें, सबसे पहली बात, यहाँ प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स यानी φ1 हम निकालेंगे सबसे। ठीक, तो प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, तो प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स को यानी φ1 से व्यक्त करेंगे। तो φ1 बराबर सूत्र होता है बी ए कॉस थीटा। कोण भी दिया है, बी भी दिया है कि नहीं, बोलो। चलिए अब एक चीज यहां समझने का प्रयास करो। बी का मान कितना है बाबू, बी का मान देखो दिया है यहाँ पे 0.01, तो लिखेंगे 0.01 आगुड़े ए का मतलब क्या होता है जी, क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल क्या, जो लंबाई है वही ना होता है। जैसे लंबाई दिया है, लंबाई आया 10 के घाते -1 मीटर, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुड़े भुजा, यही होगा ना, बोलो। यानी ये क्या हो जाएगा, 10 के घाते -1। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्षेत्रफल में क्या होता है, वर्ग हो जाता है, उसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। तो 10 के घाते -1 है, तो यह हो जाएगा 10 के घाते -1 का वर्ग हो गया। समझ में आया, कोई दिक्कत? जब कभी भी एरिया ये क्षेत्रफल कहे तो जो हमारा लंबाई रहेगा उसी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, तो 10 के घाते -1 का क्या हो गया, वर्ग हो गया। और काश थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान देखो यहाँ क्या कर रहा है, उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व, जब उत्तर पूर्व होगा तो कोण कितने डिग्री का बनता है, याद रखिएगा, वहाँ 45 डिग्री होता है। जब उत्तर पूर्व रहेगा तो कितना डिग्री बनेगा, 45 डिग्री का कोण। ठीक है, जैसे 90 का आधा क्या होता है, 45, ऐसे आप जानते होंगे। ठीक है, तो 45 इधर 45 इधर 90 डिग्री होता है, उत्तर पूर्व इसको कहते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व कितने डिग्री का बनेगा, 90। जैसे ये मान लो 90 होता है और 20 से कहीं भी करोगे तो ये 45 होगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखना, यहाँ लिख सकते हो, यहीं लिख दो कि थीटा का मान कितना दिया है, 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा बाबू काश 45 डिग्री। ठीक है, अब देखो 0.01 गुणे 10 के घाते में 2 एक कम -2 हो जाएगा, गुणे काश 45। ये सूत्र आपको याद होना चाहिए कि काश 45 बराबर होता है 1/2 में 2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 में 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बाबू, अब हो गया 0.01 गुणे 10 के घाते -2,
ठीक है, यही है ना। तो 0.01 को अच्छा एक काम करते हैं, इसको भी हम घात के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको भी हम घात के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, छोटा हो जाएगा। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, जैसे इसको हम लिख सकता हूँ 10 के घाते -2, बात वही होगी। जैसे 10 हो गया और यहाँ से आपके अंक गए। देखो हमने आपको बताया समझाया कि जब बाएं से दाएं जाते हैं, दशमलव हमेशा पहले अंक पर लगता है, तो पहले अंक पर लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा। और जब बाएं से दाएं जाते हैं तो घात माइनस में होता है, तो 1 2 दो अंक आ गए, तो 10 के घाते -2 हो गया। ठीक, ये आपको दशमलव हटाने का क्या होता है, तरीका होता है। अगुड़े 10 के घाते यहाँ -2, अगुड़े 1/2 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, 1/2। और याद रखना यहीं पे 1/2 का मान जो होता है, 1/2 का मान याद कर लेना या निकाल लो। जैसे 1/2 है ये, ठीक है, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ इसी पर। जैसे मान लीजिए 1/2 है और इसका मान आपको निकालना, तो 1 और याद रखिएगा कि कौड़ी में 2 का जो मान होता है वह होता है 1.417। ठीक है, अब 1.417 से जब भाग दोगे तो यह आ जाएगा 0.707। ये कौड़ी में 2 का मान होता है, याद रख लेना, क्योंकि कौड़ी में 2 का मान होता है 1.417, इसका भाग दोगे तो यही आएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिखने का प्रयास कर रहा हूँ कि 1/2 की जगह 0.707। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो, अब देखो सिंपल हो गया। अब ये क्या लिखेंगे, 0.707 गुणे 10 के घाते -2 कितना हो जाएगा, -4। ठीक, बोलो। आई होप आप सभी लोगों को ये पहला क्वेश्चन तो जरूर ही समझ में आया होगा, आया है। और फिर क्या कर रहा है इसी प्रश्न में, देखो जी क्या कह रहा है, इसी प्रश्न में कर अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। और याद रखना अंतिम चुंबकीय फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ठीक है, इसमें अंतिम चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स को φ2 से व्यक्त करते हैं। यह क्या आ गया, 0 आ गया। तो पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। चलिए सेकंड का पहला जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इसी में, देखो बाबू सेकंड इसमें हमसे कह रहा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या कह रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हमसे पूछ रहा है सेकंड क्या कर रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम ई से व्यक्त करते हैं और ई बराबर फार्मूला होता है -d∅/dt। क्या होता है जी, -d∅/dt। और याद रखना, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस, और यह d∅ का मतलब होता है क्या, कि φ2 माइनस φ1। ठीक है, अपान क्या है, dt। अब देखो माइनस है तो माइनस, φ2 का मान क्या है, 0, माइनस φ1 का मान अभी अभी हम निकाले थे, कितना आया था, 0.707 गुणे 10 के घाते -4। देखो यही ना है φ1 का मान, देखो यही हमारा φ1 का मान है। ठीक, और ये तो φ2 का मान था 0। समझ में आया। चलो बाबू, अब बट्टे dt का मान, dt का मान जी है कितना, ये देखो 0.70 है ना, 0.70। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे बाबू, 0.7। ठीक है, यहाँ तक तो आपको जरूर समझ में आया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम एक काम करते हैं, माइनस से माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 0.707 गुणे 10 के घाते -4/0.7 हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इससे ये काट देते हैं, 0.7 से 0.7 कट गया, फिर हो जाएगा यहाँ पे क्या बचा, 0 है तो 0 और 7 × 7। ठीक है जी, तो हो जाएगा 1.01, भाग देंगे आएगा 1.01 गुणे 10 के घाते -4। ठीक है, या अगर इसको और छोटा आप लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो बताओ, 1 गुणे 10 के घाते -4। 1.0 है तो 0 का मतलब कुछ नहीं होगा, और ये इससे कम है, यानी 1 गुणे 10 के घाते -4 भी इसको लिख सकते हो। तो यह मेरा ई का मान आ गया बाबू। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों को दूसरे का जो सेकंड है वो आपको
जरूर समझ में आया होगा। चलो बाबू, एंड थर्ड देखते हैं हम। इसमें थर्ड क्या कर रहा है? प्रेरित धारा। क्या कर रहा है? प्रेरित धारा। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, प्रेरित धारा पूछ रहा है। ठीक, प्रेरित धारा को हम किससे व्यक्त करते हैं? आई से। आई बराबर फार्मूला होता है E/R। प्रेरित धारा जब भी कहेगा तो इसको किससे व्यक्त करेंगे? आई से। आई बराबर होता है E/R। तो ई का मान कितना है बाबू? ई का मान अभी आया है, देखो यही है ना, तो हो जाएगा 1 × 10 के घाते -4 है R/R। आर का मान कितना है जी? आर का मान ये है, कितना है? 0.5 है। तो क्या लिखेंगे? 0.5। अब आपको भाग तो वही करता होगा, आता है कि नहीं है जी? अब देखो कैसे भाग देंगे। 0.5 में 1 का भाग दो, पता है क्या होगा? जैसे हटाने का तरीका दशमलव क्या होता है? 1 × 10 के घाते -4 लिखो, अब बटे दशमलव हटा दो 5 लिखो। इस दशमलव के बाद एक अंक है ना, तो 1 0 ऊपर बढ़ा दो, 5 दूनी 10, यानी 2 × 10 के घाते, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है क्या जी? 2 × 10 के घाते -4 दिखाई दे रहा ना? बोलो, तो ये हमारा से थर्ड का क्या हो गया बाबू? आंसर आ गया। चलिए आप देखिए फोर्थ नंबर इसका क्या कर रहा है? कर रहा है प्रेरित आवेश। क्या कर रहा है जी? प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश हम निकालते हैं। देखो जी, हमारा फोर्थ नंबर कह रहा है क्या? प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश Q बराबर सूत्र होता है I/T। ठीक है, तो I का मान कहाँ आया है जी? I का मान यही आया है, देखो यही ना आया है, तीसरे में I का मान बाबू यही आया है, देखो। ठीक, I का मान क्या है? 2 × 10 के घाते -4 गुणे टी का मान कितना है जी? 0.7। तो इसमें हम जब गुणा करेंगे तो क्या होगा? 2 × 7 = 14, 1.4 × 10 के घाते -4। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को दूसरा क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। अच्छे से कॉपी अपने सामने रख के बैठें, जैसे जैसे मैं बताते चल रहा हूँ वैसे वैसे आप लोग नोट करते चलें, समझते चलें, निश्चित रूप से आपको सवाल समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? दिए गए परिपथ में धाराओं I1, I2 व तथा I3 के मान याद करना है। ये देखिए फिगर बना हुआ है, और ये I1, I2 तथा I3 का मान याद करना है। आप किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे, ठीक? तो ये किसके अनुसार लगेगा? किरचॉफ के नियम से लगेगा। किसके अनुसार लगेगा? किरचॉफ के कौन से नियम से? द्वितीय नियम से। प्रथम नियम तो जानबे करते हो, हाँ? ये जो है ये कौन सा नियम है? द्वितीय नियम के अनुसार लगेगा। ठीक है बाबू, तो चलिए यहीं पे दिखाई दे रहा होगा ना। चलिए अब यहाँ से तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे किरचॉफ हल। किरचॉफ के कौन से नियम? द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से हम देखते हैं, और यहाँ पे देखो पहले सबसे पहले बंद पास देखो क्या है? बंद पास कहाँ से चलेंगे? A, F, C, B, A। एक बंद पास एक है और एक बंद पास ये है। तो सबसे पहले ऊपर वाले सब चलते हैं, तो लिखेंगे आप बंद पास क्या? A, F, C, B क्या है? A के लिए। ठीक है बाबू, A, F, C, B, A के लिए। ठीक, ये बंद पास में हम चल रहे हैं, बंद पास A, F, C, B, A के लिए। तो बंद पास में अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे I3 गुणे ये क्या है? 3 है, बोलो तो क्या हो जाएगा? I3 गुणे 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे I3 गुणे 3, और उसके बाद क्या होगा? देखो एक चीज याद रखना, क्या याद रखना है? कि अगर धारा विपरीत में जाती है तो माइनस होगा, और यदि धारा समान रूप से जाती है तो प्लस होगा। अब यहाँ देखो ये धारा बनी है, आप लोग किरचॉफ का नियम पढ़े होंगे। ये धारा ऐसे 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 आ रही है कि नहीं आ रही है? और आने के बाद देखो यहाँ पर विपरीत हो गई, आके दोनों ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं?
बोलो, अगर ऐसे रहता, देखो ध्यान से, जैसे ये तीर ऐसे है और ऐसे ऐसे आते आते इसका भी तीर ऐसे होता, तो बताओ कहाँ लड़ रहा है, नहीं ना, तो ऐसे आता और ऐसे निकल जाता, ऐसे ऐसे निकल जाता। तो ये समान में जा रहा है ना, तो जब समान में जाएगा तो क्या रहेगा जी, प्लस रहेगा। लेकिन कहीं भी अगर ऐसे है कि इधर से तीर आ रही है और इधर से भी तीर आ रही है, तो यहाँ से आई और आके यहाँ से भी इधर से आ रही, तो मिल गई, टकरा गई ना। तो जब दोनों ओर से ऐसे मिल के टकरा जाए ना, जब टकराएंगी तो वहाँ क्या होगा, माइनस होगा। ये किरचॉफ के नियम पड़े होंगे। तो यहाँ पर आप खुद बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा। देखो यहाँ से इसे आ रहा है ना, और यहाँ से ये भी आ रहा है, तो दोनों मिलेंगे ना। बोलो, ऐसे तीर लड़ेगी और जब लड़ेगी तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, माइनस। इतना तो जानते ही हो। फिर यहाँ क्या है, I2 है, 2 ओम है। क्या है, 2 ओम है। ठीक है बाबू। तो यहाँ I2 गुणे क्या हो जाएगा, 2। आई टू गुणे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो I2 गुणे क्या हो गया, 2। बराबर यहाँ भी कितना दिया है, 1, तो बराबर 1 हो गया। समझ में आया। इसको और छोटा कर दो तो क्या हो जाएगा, 3I3 माइनस 2I2 बराबर 1, समीकरण नंबर 1। सवाल समझ में आया। फिर से समझो, अच्छे समझो। ये क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले बंद पास में यानी धारा गुणे इससे, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे, I3 गुणे 3। ये सवाल समझ में आया। और दोनों आकर के ये लड़ रही हैं, इधर से आ रहे और इधर से जा रहे, इसलिए माइनस हो जाएगा। फिर I2 गुणे क्या हो गया, 2। अब बराबर क्या है, V का मान 1। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है। अब देखो, अब बंद पास दूसरे में आइए। फिर लिखेंगे बंद पास किसमें, यफ से, चलिए, है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, FEDCF, ये है ना जी। तो लिखेंगे बंद पास FEDCF के लिए FEDCF। ठीक है, इसके लिए हम लोग चलेंगे। ठीक है जी। तो जब इसमें चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब बताओ। यहाँ पे क्या होगा, I2, क्या है, I2 है ना। तो I2 गुणे क्या होगा, 2। तो लिखो I2 गुणे 2। अब यहाँ देखो ये धारा कैसे जा रही है, ध्यान समझो। ये धारा ऐसे आ रही है, ना, देखो। और ये धारा का तीर इधर है, ऐसे है, तो ऐसे ऐसे आ रही है, ऐसे निकल जा रही है, ऐसे आ रही, देखो कहीं रुक रहा है क्या। ये धारा ऐसे निकली, ऐसे 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 आ रही है, कहीं टकराई नहीं ना। जब टकराएगी नहीं तो क्या होगा, समान रूप से जाएगी तो प्लस हो जाएगा। सवाल समझ में आया। चलिए, अब इसका मान क्या, I1 गुणे क्या लिखा है, 4। तो लिखो I1 गुणे 4। अब बराबर इसका कितना मान दिया है जी, 2 भी, तो हो जाएगा 2। ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को आपको समस्या नहीं हुई होगी। तो यहाँ होगा 2I2 प्लस 4I1 बराबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है जी, कोई डाउट्स नहीं है ना। चलिए बाबू, अब हम क्या करेंगे, पूरे पास मिलेंगे। पूरे बंद पास में पहले जब 2 बने रहेंगे तो पहले ऊपर का लेना बंद पास, फिर नीचे का लेना, फिर पूरे पार्ट का लेना। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, A E, ठीक है, D B A। ठीक, पहले फर्स्ट का, फिर सेकेंड का, फिर सभी का लेंगे। ठीक है। तो लिखो बंद पास क्या है, ध्यान समझ लो, AEDBA। ठीक है। तो लिखेंगे बंद पास AEDBA के लिए। ठीक है। अब इसमें देखो क्या है, जब यहाँ से हम चलेंगे तो ऊपर से आएंगे, यहीं से चले हैं ना, तो क्या होगा, I3 क्या है जी, देखो I3 है ना। I3 गुणे क्या हो गया, 3। तो यहाँ लिखेंगे I3 गुणे 3। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ से चल रहे हैं और लास्ट से चल रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं ना। तो I3 गुणे 3, फिर देखो ये एकदम क्रम से जा रहा है ना, ऐसे ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, इसका मतलब समान रूप से जा रहा है ना। तो चिन्ह क्या होगा, प्लस। फिर यहाँ इसका क्या, I1 गुणे 4, बहुत आसान है जी,
कोई कठिन नहीं है। I1 गुणे 4 बराबर, आप बताओ इसका मान क्या है। यहाँ ध्यान समझो, बी का मान क्या हो, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, तो बराबर कितना हो गया 3। समीकरण नंबर कितना हो गया बाबू 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। 1 2 3 समीकरण समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए बाबू आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बाबू, अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हमेशा यहाँ लिखना I1 बराबर क्या है I2 प्लस I3। ठीक है जी, I1 बराबर क्या लिखेंगे कि चूंकि I1 बराबर क्या होता है I2 प्लस I3 हो गया। ठीक है, हमेशा लिखेंगे क्या कि I1 बराबर I2 प्लस I3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये जुट जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण किससे, आप समीकरण 2 से ले लीजिए, समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 क्या है जी, यहाँ दिखाई दे रहा है। समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है बाबू 2I2 प्लस 4I1 बराबर 2, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें मान रख लेंगे। क्या करेंगे, इसमें हम मान रखेंगे। तो 2I2 प्लस 4 और यहाँ I1 का मान क्या है जी, यही है ना I2 प्लस I3 मान रख दिए, बराबर 2 हो गया। तो 2I2 प्लस, अब इससे गुणा करो, 4I2 प्लस 4I3 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। अब 4 और 2 क्या 6I2 प्लस 4I3 बराबर कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा बन गया समीकरण 3 और ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है बाबू, अब समीकरण 4 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण हम 2 से लिए ना, तो समीकरण 3 से अब यहाँ आएंगे, लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या है जी, देखो यही है ना समीकरण 3। इसको थोड़ा और छोटा कर लो ना, गुणा करके या करके, कि 3I3 प्लस 4I1 बराबर 3। ठीक है ना जी, चलो तो समीकरण 3 यही है आपका 3I3 प्लस 4I1 बराबर 3। ठीक, अब मैंने समीकरण 3 लिखा। अब समीकरण 3 में भी हम क्या करेंगे, I1 का मान रख देंगे। तो 3I3 प्लस 4, I1 का मान क्या होता है I2 प्लस I3 होता है, बराबर क्या हो गया 3। तो 3I3 प्लस 4 से गुणा करो, 4I2 प्लस 4I3 बराबर कितना हो गया 3 हो गया जी। अब देखो 4I2 प्लस 4 में 3 जोड़ो क्या होगा 7I3 बराबर 3। यह समीकरण नंबर कितना हो गया जी 5 हो गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछ रहा है, देखो सभी लोग ध्यान समझो, हमसे पूछ रहा है ना I1 I2 और I3 का मान पूछ रहा है। तो हम समीकरण 4 और 5 से हल करेंगे तो एक मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 व 5 से। समीकरण 4 है बाबू 6I2 प्लस 4I3 बराबर 2 और 5 है हमारा 4I2 प्लस 7I3 बराबर 3। 4 है, ये 5 है। ठीक है, आप लोग विलोपन विधि पढ़े होंगे, आप लोग मैथ्स में जरूर पढ़े होंगे। विलोपन विधि क्या होता है, किसी भी एक मान को बराबर किया जाता है ताकि कट जाए। तो ये देखो नियम क्या है, तो नीचे वाले का गुणा ऊपर वाले में, ऊपर वाले का गुणा नीचे। यहाँ 4 है तो ऊपर में 4 का गुणा करो, यहाँ 6 है तो नीचे में 6 का गुणा करो, तो बराबर हो जाएगा 4 छक्के। यह मैथ विलोपन विधि का नियम होता है। कहोगे सर जी हम मैथ कहाँ, मैथ थोड़ा पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं। अरे क्या हुआ, ये फिजिक्स है ना, तो मैथ ही करेगा। 4 छक्के 24I2 प्लस 4 चौके 16I3 बराबर 4 दूनी 8। समीकरण नंबर हो गया 6। 6 चौके 24I2 प्लस 6 सते 42I3 बराबर 6 त्रिके 18। समीकरण नंबर क्या हो गया 5 6 7 हो गया।
नियम क्या होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये क्या हो गया, कट गया। अब 16 है और 4 है, आपको पता है इसका नियम होता है 20 का चिन्ह नहीं लिया जाता है, ऊपर और नीचे का। 16 में से 4 गया 42 ना जी, तो माइनस यानी माइनस बड़ा है। 42 में 16 घटाओ, 42 में 16 घटाओ कितना होगा बाबू, बताओ। 12 में से 6 गया 6 और 3 में से गया 2, -26, क्योंकि माइनस बड़ा है। ठीक है, तो -26 I3 बराबर 18 में से 8 गए -10 हो गई। तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया। तो I3 बराबर हो गया बाबू 10/26। अब ये बताओ किससे कटेगा, 2 से। 2 पच्चे 10 और 2 एक कम 2 3 6। I3 बराबर आएगा 5/13। ठीक है, I3 का मान कितना आ गया, 5/13, ये का मान आ गया। अब जब I3 का मान आ गया बाबू, तो I3 का मान अगर हम समीकरण 1 में रखब, ये न हो, I2 का मान आ जाए, है कि नहीं। तो लिखो I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बाबू आपका 3I3 -2I बराबर 1 है। तो हो गया 3 गुणे I3 का मान क्या अभी अभी आया है, 5/13 -2I2 बराबर 1। तो 5 तियाँ 15/13 -2I2 बराबर 1। तो -2I2 बराबर हो गया 1, ये प्लस है उधर जाएगा तो -15/13 हो गया। -2I2 बराबर, अब इसके बट्टे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 कम 13 और -15 कम 15। ठीक है जी, चलो। तो -2I2 बराबर 15 में से 13 घटाओ, -2/13, माइनस से माइनस कट गया बाबू। तो अब देखो, अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 से 2 भी तो कट जाएगा, ऊपर ऊपर कट जाता है। जैसे इसके बट्टे कुछ नहीं 1 मानोगे तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया। तो I2 बराबर हो गया 1/13। I2 का मान क्या आ गया, 1/13, ये भी आ गया। I3 आ गया, I2 आ गया, अब क्या बचा, I1। अब I1 का जो है आपको पता है, ये सूत्र आपको पता है कि I1 बराबर होता है I2 प्लस I3। अब इसमें आप मान रख लो, ठीक। तो I1 बराबर I2 का मान आया है 1/13, I3 का मान आया है 5/13। ठीक हो, चलो बाबू, 13 13 एलसीएम बराबर है तो ऊपर जोड़ लेंगे 5 1 6/13। I1 का मान आ गया 6/13। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जरूर समझ में आए होंगे। ये सब देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर है तो छोटे नहीं होंगे, है कि नहीं। इसलिए कहा जाता है कि पहले से ही मेहनत से पढ़ाई करें। लेकिन निश्चित रूप से आपको जरूर सवाल समझ में आया होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलिए बाबू, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू हमारा कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करें। क्या लिखा है, दिए गए परिपथ में ज्ञात करें। ये देखो फिगर बना हुआ है, ठीक है, फिगर बना हुआ है। यहाँ यल का मान दिया है, सी का मान दिया है, आर का मान दिया है, भी, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, हल करना है। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि दिए गए परिपथ में ज्ञात करें। पहला है प्रेरकी प्रतिघात, दूसरा है धारिती प्रतिघात, तीसरा है परिपथ की प्रतिबाधा, चौथा आई तथा बी के बीच कलांतर, पांचवा है परिपथ में धारा का शिखर मान। ठीक है, तो यहाँ लिखें हल। सबसे पहली बात जो दिया है उसको लिख लो। जैसे इस फिगर में दिया यल बराबर दिया है कितना, 100, ये ना 100 एम एच माने होता है मिली हेनरी। कितना दिया है, 100 मिली हेनरी दिया है। फिर सी का मान दिया है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ आप समझो कि कभी भी जब मिली हेनरी में दिया रहे तो उसको हेनरी में बदलते हैं। तो जब भी आपको मिली हेनरी में दिया रहेगा फिगर में तो हेनरी में बदलना। तो हेनरी में बदलने के लिए हम 10 के घाते -3 से गुणा कर देते हैं। तो 100 गुणे 10 के घाते -3 से गुणा कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, हेनरी में हो जाएगा। ठीक है, ये यल का मान हो गया। कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए।
फिर आगे देखिए, इसमें प्रश्न में सी का मान दिया है। सी बराबर क्या दिया है? 2 माइक्रोफैरेड। इसको क्या कहते हैं? माइक्रोफैरेड कहते हैं। और याद रखिएगा, माइक्रोफैरेड नहीं, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। तो हो जाएगा सी बराबर 2 गुणे 1 माइक्रोफैरेड में, यानी जब फैरेड में कन्वर्ट करेंगे तो 10 के घाते -6 से गुणा कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फैरेड में हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर आगे चलिए, फिर यहाँ दिया है आर। देखो जी, आर का मान कितना दिया है? बोलो, 400 ओम। ठीक है। फिर आगे देखिए, यहाँ दिया है V बराबर V0 साइन ओमेगा, V बराबर 200 साइन 1000 t प्लस फाइव दिया है। तो आपको याद रखिएगा, हमेशा आप V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना करते हैं। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से यह क्या करते हैं? हम तुलना करते हैं, जब भी ऐसे दिया रहे तो V0 यहाँ लिखा है। ठीक, तो V0 जब आप यहाँ निकालोगे तो बताओ क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? इसी से तुलना करोगे ना, तो V बराबर V0 बराबर क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। अगर यहाँ निकालोगे तो V0 बराबर क्या हो जाएगा? 200 साइन ओमेगा टी है, तो ओमेगा का मान 1000 हो जाएगा। ओमेगा का मान कितना होगा बाबू? 1000 होगा ना। देखो, साइन ओमेगा टी के पहले का ओमेगा, यानी 1000 हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको समझना होगा। तो अब चलिए, पहला क्वेश्चन करा, प्रेरकी प्रतिघात याद करें। ठीक है, तो प्रेरकी प्रतिघात का सूत्र जो होता है एक्सियल होता है। क्या होता है? इसको कहते हैं प्रेरकी प्रतिघात। तो एक्सियल बराबर दिखाई दे रहा है जी? नहीं, अब दिखाई दे रहा होगा। एक्सियल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल। क्या होता है? ओमेगा एल। तो ओमेगा का मान कितना है जी? देखो 1000 है, तो 1000 गुणे यल का मान कितना है जी? यल 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 कहाँ गया? यही है ना, 100 गुणे 10 के घाते -3 है। तो लिखेंगे 100 गुणे 10 के घाते -3। अब देखो, यह 10 के घाते -3, जब घात माइनस होता है और यहाँ प्लस है तो कट जाएगा। 3 घात यहाँ है और 3 जीरो ये है, तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा एकदम शॉर्ट फॉर्म में। देखो तो क्या बचा? 100 हो गया। क्या बचा है बाबू? 100 हो गया। तो यही हमारा आ गया आंसर। सवाल समझ में आया ना? चलो बाबू, सेकेंड इसमें क्या हमसे कह रहा है? धारितीय प्रतिघात। क्या कह रहा है? धारितीय प्रतिघात। धारितीय प्रतिघात को हम एक्स सी से व्यक्त करते हैं। किससे बाबू? एक्स सी से। तो एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा का मान आपको पता है 1000 निकाले हैं, आगुड़े सी का मान आपका दिया है। देखो, सी का मान ये है 2 गुणे 10 के घाते -6। तो लिखेंगे 2 गुणे 10 के घाते -6। अब देखो, इसको हल कैसे करेंगे? हल करने का तरीका 1/1000 गुणे 2 है, और यहाँ देखो गुणे 10 के घाते -6 है ना। 10 के घाते -6, तो 10 के घाते -6 यानी ऊपर आ जाए तो क्या 6 हो जाए? बोलो, के जीरो हो जाएगा? 6 को 1 1 2 3 4 5 6, यही नियम होता है। तो यहाँ देखो 3 जीरो 3 जीरो कट गया, तो क्या बचा? 1000/2 दिखाई दे रहा है जी? हाँ, तो 2 से भाग दोगे, 2 5 10, यानी 500, यानी एक्स सी का मान आ गया बाबू 500। ठीक है, क्यों? सवाल समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल आना चाहिए। देखो जी, थर्ड नंबर क्या कह रहा है हमसे? थर्ड कह रहा है परिपथ की प्रतिबाधा। क्या कह रहा है? परिपथ की प्रतिबाधा। थर्ड है परिपथ की प्रतिबाधा। ठीक है, तो इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं। जेड बराबर क्या होता है? फार्मूला R² प्लस एक्सियल, और ये अंतर है, माइनस नहीं है, अंतर है। ठीक है, एक्स सी का वर्ग। ठीक है, तो जेड बराबर R² है। तो R², आर का मतलब आर का मान कितना दिया है जी? आर का मान 400 है। देखो कितना दिया है? 400। यहाँ लिखेंगे 400 का वर्ग प्लस एक्सियल। एक्सियल का मान कितना दिया है जी? एक्सियल निकाले हैं, देखो कितना है? 100 है।
तो हो जाएगा 100 माइनस XC का भी अभी निकाला हूँ, ये अंतर 500 का वर्ग हो गया। तो देखो जी, यह हो गया 400 का वर्ग प्लस 500 में से 100 घटाओ कितना होगा, 400 होगा। ये देखो माइनस नहीं लिखेंगे आप, प्लस ये बड़ा हो तो भी आप माइनस नहीं लिखेंगे, अंतर होता है, केवल उसमें से कितना अंतर है वो लिखा जाता है, माइनस का चिन्ह नहीं कभी लिखेंगे, ठीक है, हमेशा यह प्लस का रहेगा। तो 400 का क्या करेंगे, वर्ग, देखो ऐसे बनाना है, समझ में आया। अब देखो ये पहले बताओ दोनों में कॉमन क्या है जी, बताओ बहादुर, कितना है, 400। तो आप एक काम करो, ये जब वर्ग होता है तो आपको पता है कौड़ी से बाहर आ जाता है, जब वर्ग होता है तो कौड़ी से बाहर आ जाता है। तो ये 400 400 है, तो 400 हम क्या कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं, कौड़ी से बाहर आ गया। और अंदर यहाँ क्या बचा, कॉमन लिए तो एक, और यहाँ बचा एक, एक और एक कितना होगा, 2, यानी 400 कौड़ी में 2, यही हमारा आंसर है। ठीक है बाबू, तो हमारा थर्ड नंबर इसका कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसका फोर्थ नंबर हमसे क्या कह रहा है बाबू, फोर्थ नंबर में हमसे कह रहा है, देखो कितने लॉन्ग क्वेश्चन है जी, है कि नहीं। फोर्थ नंबर कह रहा है कि आई तथा भी के बीच कलांतर, ठीक, तो कलांतर का फार्मूला होता है, दिखाई दे रहा है ना, tan फाई बराबर एक्सियल अंतर हो जाएगा, ठीक है, XC बटे R, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे tan फाई बराबर 100, एक्सियल का मान 100 है, अंतर है, XC का मान 500 है, अब बटे R का मान कितना है जी, R का मान 400 है, तो यह हो जाएगा कितना, 400। तो tan फाई बराबर 500 में से 100 घटाओगे 400, आपको मैंने बोला माइनस नहीं होगा, अंतर ही है, ठीक है, चिन्ह हमेशा प्लस होगा, बटे 400 हो गया, कट गया। तो tan फाई बराबर 400, 400 कट गया, 1 हो गया। अब बताओ tan फाई बराबर, tan में किसका मान 1 होता है, tan 45 का सूत्र याद होना चाहिए, यहाँ लिखेंगे tan 45, ये सूत्र होता है, tan से टन गया, फाई बराबर 45 डिग्री, तो ये हमारा आ गया फाई का मान 45 डिग्री, यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है जी। आई तथा भी के बीच कलांतर, कलांतर हो गया। अब पांचवा हमसे क्या कह रहा है जी, परिपथ में धारा का शिखर मान, देखो लास्ट हमसे पूछ रहा है जी, पांचवा परिपथ में धारा का शिखर मान, तो शिखर मान को हम आई नाट से व्यक्त करते हैं, किससे, आई नाट से, आई नाट बराबर होता है भी नॉट बटे जेड, ठीक, तो भी नॉट, अब भी नॉट बराबर देखो हम यही निकाले हैं, देखो कितना है जी, 200 है, कितना है, 200 है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, 200 दिखाई दे रहा है ना जी, अब बटे जेड, जेड का मान हम निकाले हैं, कितना है जेड, जेड का मान देखो 400 कड़ी में 2 है, कितना है बाबू, 400 कड़ी में 2, तो 400 कड़ी में 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया, 1/2 कड़ी में 2, आई नॉट का मान, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये बताओ आप लोगों को सवाल समझ में आ रहा है कि नहीं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हुआ जी, क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है हमसे कि 6C12 की प्रति न्यूक्लियोन बंधन ऊर्जा की गणना करें। आप देखेंगे इसमें से हर साल क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ मान दिया रहता है लास्ट में, जैसे C का मान दिया है, यानी C का द्रव्यमान दिया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, ठीक, सबसे पहली बात दिया है 6C12, ठीक है, ये 6 जो है इसको क्या कहेंगे, जैसे इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, इसका मतलब ये होता है, ये अच्छे से जान लो, समझ में आया कि नहीं यार। और ये जो ऊपर लिखा है इसका मतलब होता है परमाणु भार, ठीक है, जो किसके बराबर होता है, जो द्रव्यमान
संख्या के बराबर होता है। ये जान लेना जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाले को परमाणु भार, जो द्रव्यमान संख्या क्या क्या होता है, बराबर होता है। इतना आप समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो कार्बन 6 12, ठीक, तो 6 को ये कहेंगे और 12 ऊपर वाले को ये कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए सी, ठीक है, सी में प्रोटॉनों की संख्या, कार्बन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है जी? 6 है। कितना है? 6। तो लिखेंगे बराबर कितना? 6। फिर सी में न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या क्या करते हैं हम, इसमें से इसको घटा देते हैं, तो 12 माइनस 6 बराबर क्या हो गया? 6 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन में ऐसे आप कर लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं, कर लोगे ना, कोई समस्या नहीं होगी। चलो बाबू, उसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकालेंगे। तीसरे स्टेप पर सबसे पहले वाला स्टेप ये कर लेना, दूसरा स्टेप ये कर लेना। तीसरे स्टेप में जब आना तो लिखेंगे न्यूक्लियन का द्रव्यमान, एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए, बराबर होता है P माने प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस N माने न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है जी? आप बताओ, प्रोटॉन का द्रव्यमान, देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन को ही हम यही कहेंगे 6 ही होगा, तो हो गया प्रोटॉन यानी 6 हो गया, दिखाई दे रहा है ना? हाँ, आगुड़े प्रोटॉन का द्रव्यमान, अब द्रव्यमान यहाँ दिया है, कितना दिया है जी? प्रोटॉन का द्रव्यमान देखो दिया है, यही है ना, 1.008, ये दिया रहेगा, हिंट आपका दिया रहेगा। तो पहला स्टेप ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथे नंबर पे ये करेंगे। ठीक, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान यहाँ दिया है, दिया रहेगा, कितना दिया है प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.008, तो लिखेंगे 1.00881, समझ में आया? फिर यहाँ प्लस है तो लिखो प्लस, यन का द्रव्यमान कह रहा है, किसका कह रहा है? यन, यन का द्रव्यमान। फिर यन का द्रव्यमान, तो अब यन का यहाँ भी कितना है? 6 हो गया, आगुड़े द्रव्यमान संख्या। अब इसमें द्रव्यमान संख्या क्या दिया है जी, बताओ? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या कितना दिया है, बताओ? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान ये है ना, 1.009, 1.0090। ठीक है, यहाँ समझ में आया? जैसे प्रोटॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लिखेंगे, तो प्रोटॉन भी 6 हो गया। ठीक है, और 6 गुणे ये लिख देंगे प्रोटॉन का द्रव्यमान जो दिया रहेगा। फिर यहाँ न्यूट्रॉन यानी 6 है, तो 6 गुणे मतलब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, फिर ये क्या हो जाएगा, कितना दिया है? 1.0090, तो 1.0090 में फिर 6 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो इसको आप गुणा कर लो, पहले कॉमन क्या है जी? 6, तो 6 कॉमन लेंगे 1.0081, फिर प्लस और क्या हो जाएगा? 1.0090। ठीक है, तो 6 गुणे, इसको जोड़ो, इसको जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1, फिर 7, फिर 1, फिर 0, ठीक है, और पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 1 1 2। ठीक है जी, 1 8 17 1, सही है। ठीक, जब इसका गुणा करेंगे तो 6 कम 6, फिर 2, 6 7 42, फिर 0, फिर 1, और 6 दूनी 12। ठीक है, 6 कम 6 7 42, और 6 कम 6 4 10, 0 6 दूनी 12, सही है, 12.1026 AMU। ठीक है जी, अब बताओ, सवाल समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? ये आप मान लिखेंगे, मान लिखने के बाद ऐसे मान लिख लोगे। ठीक है ना? चलिए, अब इसमें याद रखना है,
स्टेप बाय स्टेप आपको याद करना होगा। सबसे पहले ये लिख लेंगे, उसके बाद ये घटा देंगे, फिर ये लिखेंगे, उसके बाद जो मान दिया रहेगा उसमें ये मान इनपुट हम कर देंगे। ठीक, उसके बाद स्टेप न्यूक्लियन का द्रव्यमान जब निकाल लेना बाबू, ये स्टेप आप याद कर लेना। उसके बाद द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। अगला स्टेप क्या होगा? द्रव्यमान क्षति। ठीक है, तो द्रव्यमान क्षति जब निकालेंगे तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है कि न्यूक्लियन का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, अगला स्टेप न्यूक्लियन का द्रव्यमान निकालने के बाद आएंगे द्रव्यमान क्षति निकालेंगे। तो ये फार्मूला आप लिखोगे। ठीक है, तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान कितना आया है अभी अभी आप निकाले होंगे। देखो न्यूक्लियन का द्रव्यमान ये निकाले हैं, तो मान रख लीजिए कितना आया है 12.1026 माइनस नाभिक का द्रव्यमान कह रहा है ना, तो नाभिक का द्रव्यमान हमारा कितना है जी? देखो नाभिक का द्रव्यमान कितना है, यही है। ठीक है, द्रव्यमान है 12.0038 AMU। तो लिखेंगे क्या? 12.0038। ठीक, अब इसको घटा दो, घटाने आता है ना, तो घटाएंगे 16 में से 8 गया यानी 8 हो गया, फिर 8 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, 0, फिर 0 और 0 हो गया। तो 0 यानी 0.09988। ठीक है, ये AMU आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? चलो बाबू, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी? इसके बाद बंधन ऊर्जा निकालेंगे। अगला पॉइंट क्या निकालना है? बंधन ऊर्जा। ठीक, तो बंधन ऊर्जा जब भी निकालेंगे तो जो भी आएगा रहेगा द्रव्यमान क्षति, उसमें 931 से क्या करना है? गुणा कर देना है। तो द्रव्यमान क्षति है 0.0988 है, गुणे 931 से क्या करना है? गुणा कर देना। यह बंधन ऊर्जा जब भी करना तो गुणा करोगे तो आ जाएगा बाबू, इसका गुणा करेंगे, एक मिनट रुकिए, इसको जो है 931 आपका आ जाएगा 0.0988। ठीक है, 931। ठीक, तो इसका आ जाएगा आपका गुणा करने पर बंधन ऊर्जा 91.9828। ठीक है, इसका जब इसमें गुणा करोगे क्या आ जाएगा? 91.9828 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है लास्ट में हमको वही निकालना है। क्या पूछ रहा था हमसे? न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, ये कह रहा है ना। तो लिखेंगे न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बराबर होता है सूत्र बंधन ऊर्जा बटे द्रव्यमान संख्या होता है। तो बंधन ऊर्जा आया है 91.9828 बटे द्रव्यमान संख्या आपका है कितना? बोलो, द्रव्यमान संख्या आपका है 12, कितना है? 12। अब इससे क्या करोगे आप? भाग दे देना। ठीक है, अब जो ये भाग दोगे जो भी हमारा आएगा वही क्या है? आंसर है। भाग तो देने आता ही होगा। ठीक है बाबू, तो आई होप आप सभी लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी जरूर समझ में आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो प्रिज्म पर है, जैसे इसके पहले मैंने बताया था, और ये क्वेश्चन ये भी महत्वपूर्ण है, इसको कैसे हल करेंगे थोड़ा ध्यान दें। ऐसा करा किसी प्रिज्म का अपवर्तक कोण ए है। किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण कितना है? ए दिया है, तथा अपवर्तनांक दिया है। क्या दिया है? अपवर्तनांक दिया है काट a/2। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान हमसे क्या कर रहा है बाबू? पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको तनिक ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास करें। तो जैसे दिया है कि अपवर्तक कोण ए, ठीक है, इसका मतलब जो प्रिज्म कोण है वह कितना दिया है?
प्रिज्म कोण जो है वह क्या है, ए है। और n बराबर अपवर्तनांक को n से व्यक्त करते हैं, क्या दिया है, cot a/2 दिया है। ठीक है बाबू। तो आपसे क्या कर रहा है, न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण यानी डेल m का मान हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो सूत्र होता है n बराबर क्या, आपको पता होना चाहिए, साइन a प्लस डेल m/2 और सबके बटे साइन, अभी इस पे एक फार्मूला एक सवाल में बताया था तो याद ही होगा। तो n का मान क्या दिया है जी, cot a/2, साइन a का मान a ही है, प्लस डेल m वही है, बटे क्या हो गया 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और सबके बटे साइन a/2, यहाँ तक बताओ कोई समस्या नहीं ना है। चलिए अब यहाँ साइन है तो साइन को हटाने के लिए यहाँ काट थीटा बराबर एक सूत्र होता है, सूत्र आपको जरूर याद करना है। सूत्र एक फार्मूला होता है, काट थीटा बराबर ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा बटे कास थीटा होता है, इसी फार्मूला पर लगाएंगे। तो काट ए है तो क्या होगा, कास ए बटे साइन a/2 है तो a/2 हो जाएगा, कास a/2 बटे क्या हो गया, साइन a/2 बराबर क्या हो गया, साइन a प्लस डेल m/2 और सबके बटे साइन a/2, इससे क्या हो गया, कट गया। ठीक है, चलिए आप ध्यान समझिए। आप अब क्या लिखेंगे, कास a/2 बराबर साइन a प्लस डेल m/2। इतना सवाल समझ में आया। चलिए अब हम एक काम करते हैं, यहाँ से आपको समझना होगा। समझना क्या है, जैसे यहाँ a/2 है ना, बोलो, तो a/2 है, जैसे आप कास है, आप इसको हम साइन में लाना चाहते हैं, क्योंकि अपवर्तन न्यूनतम विचलन कोण कह रहा है। न्यूनतम विचलन कोण का मतलब क्या होता है, हमसे डेल m का मान पूछ रहा है, तो जब डेल m का मान पूछ रहा है इसका मतलब साइन या कास को हटाना पड़ेगा। तो कास को ऐसा कन्वर्ट करना है कि वो साइन में आ जाए, तभी तो साइन से साइन कटेगा। तो एक फार्मूला होता है, एक सूत्र होता है, आपको याद करना होगा क्या, कि कास 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। तो इस कास को हम पहले क्या करें, इसको हम एक काम करते हैं 90 माइनस थीटा के रूप में कर देते हैं। तो ये बताओ, इसको मैं लिख दूं कि साइन 90 माइनस a/2, तो कोई दिक्कत है, बात तो वही होगा। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कास, देखो इसको थीटा मान लो, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा। तो कास और थीटा का मनवा है a/2, बात वही हो रहा है। मैंने क्यों ऐसा किया, क्योंकि साइन से साइन कट जाएगा, बराबर साइन a प्लस डेल m/2, साइन से साइन कट गया। अब 2 9 18, 180 माइनस a/2 हो गया, बराबर a प्लस डेल m/2 हो गया। ठीक है जी। अब देखो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो 180 माइनस a, या माइनस ए इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस ए बराबर डेल m। तो 180 माइनस 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 होता है, लेकिन जोड़ लेते हैं, ए के और ए के 2a बराबर डेल m। 180 माइनस क्या हो गया, 2a आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा, लिख सकते हैं, या डेल m बराबर 180 माइनस 2a। बताओ, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो छोड़ के आओगे, बिल्कुल नहीं आना है, प्रिज्म पे सवाल बनते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस की अवतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 10 सेमी है। 1.6 अपवर्तनांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। ठीक है, यही ना कह रहा है, ध्यान समझिए बाबू। तो सबसे पहली बात याद रखना, कह रहा 1.5 अपवर्तनांक वाले, ठीक, 1.5 अपवर्तनांक वाले, यानी इसमें सबसे पहले n1 बराबर है 1.5, ठीक है। और फिर कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले एक समतल अवतल लेंस की अवतल वक्रता त्रिज्या, इसमें दिया वक्रता त्रिज्या, तो पहला वक्रता त्रिज्या हमारा r1 हो जाएगा। r1 बराबर क्या दिया है, 10 सेमी। कितना दिया है, 10 सेमी दिया है। और फिर क्या कह रहा है, 1.6 अपवर्तनांक, यानी दूसरा अपवर्तनांक कह रहा है, यानी n2 बराबर हो जाएगा 1.6
6। इसमें पता चल जाएगा पहला और दूसरा दो अपूर्णांक दे रहेंगे तो पहला n1 हो जाएगा, दूसरा n2 हो जाएगा। और याद रखना कि r1 हमेशा ये माइनस में हो जाएगा और r2 नहीं दिया ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ तक समझ में आया। तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि अपूर्णांक वाले द्रव में लेंस को डुबोने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी एफ हो तो यानी इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर n1/n2 -1। ठीक है, और 1/r1 - 1/r2। ये आपको क्या करना होगा, फार्मूला याद करना होगा। तो 1/, हमसे क्या पूछ रहा है जी, भाई फोकस दूरी एफ का मान पूछ रहा है। 1/f बराबर n1 का मान क्या है 1.5 बटे n2 का मान है 1.6 -1। 1/r1 का मान क्या है 1/-10 -1/r2 का मान क्या है जी, इनफाइनाइट है। 1/f बराबर, अब इसमें देखो दशमलव है, दशमलव ऑलरेडी हट जाएगी क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक हट जाएगा, तो 15/16 -1 कर सकता हूँ और गुणे ये तो इनफाइनाइट हट जाएगा, 1/-10 हो गया। 1/f बराबर, अब एलसीएम 10 हो जाएगा तो 15 - 10 = 10 गुणे 1/-10 हो गया। ठीक है जी, चलो अब देखो 1/f बराबर 15 में से 10 गया 5/10 गुणे -1/10। ठीक है जी, तो 1/f बराबर कितना हो जाएगा 5/-10 में 100 हो जाएगा। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट। एक मिनट, यहाँ देखिए, यहाँ 10 नहीं 16 है। यहाँ देखिए 1.6 है ना जी, तो 1.6 है तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, गलती लिख दी, यहाँ 16 है ना, गलती हो गया ना, तो 16 हो गया और ये हो जाएगा आपका क्या 15 - 16 = 16 हो गया। अब सही है, तो 15 में से 16 में से 15 गया, यहाँ क्या होगा -1 होगा जी, यही देखो गलती हो गया। और नीचे क्या है 16 है। ठीक है, 16 कम 16 सही है, और यहाँ 16 हो गया। देखो थोड़ी सी गलती हो गई, तो यहाँ क्या होगा माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 1/16 में 160 हो गया। 1/f बराबर हो गया 1/160, 3 गुणा f एकम f बराबर 160। ठीक है, सेमी, यही हमारा आंसर है। तो प्यारे बच्चों, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको जरूर समझ में आया होगा। कह रहा है कि एक अवतल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है तथा अपवर्तनांक 1.5 है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे बाबू ना, तो ऐसे क्वेश्चन आप क्या करेंगे, कर लेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कह रहा है कि एक द्वि उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 15 सेमी तथा 30 सेमी है। 1.6 सेमी अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ समझने का प्रयास करें। कह रहा एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 2 दिया है, तो पहला R1 मान लो, R1 कितना दिया है 15 सेमी, और R2 कितना दिया है 30 सेमी। ठीक है, तो यहाँ पर द्विउत्तल कर रहा है तो ये क्या होगा माइनस हो गया। ठीक, और फिर क्या कह रहा है कि 1.65 अपवर्तनांक, तो यहाँ n1 का मान जो हो गया 1 दशमलव कितना आ गया बाबू, 1 दशमलव कितना हो गया 65 हो गया। कह रहा ना 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी क्या होगी। कांच का अपवर्तनांक, एक चीज कांच का अपवर्तनांक पहले है, ठीक है, और द्रव में डुबोने पर यह है, तो जो कांच का अपवर्तनांक है वो n1 होगा, तो है 1.5, और द्रव में डुबोने पर जो होगा वो n2 होगा, n2 हो गया 1.65। ठीक है बाबू, तो क्या कह रहा है द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी, यानी f का मान हमसे क्या करना है पूछ रहा है। तो याद रखिएगा द्विउत्तल लेंस, इसकी सूत्र आपको याद करना होगा 1/f1 बराबर n1/n2 - 1
और 1/R1 माइनस 1/R2, वही फार्मूला है। ठीक है, तो ये तो आप अगर चाहो तो इसी बेस पर लगा भी सकते हो। तो हो जाएगा 1/F1 या F बराबर N1 का मान क्या दिया है 1.5, N2 का मान 1.65 -1 और 1/R1 का मान क्या है 1/15 माइनस 1/R2 का मान है 30, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/F1 बराबर। अब देखो यही है ना। अब ये बताओ इसको कैसे हल करेंगे। आसान तरीका है, दशमलव आप क्या करो इसमें दशमलव हटाने का तरीका आप क्या करो, यहाँ पे 1 0 ऊपर क्या करना बढ़ा देना। जैसे 1 दशमलव यहाँ हटा दो 15 हो गया और यहाँ 165 हो गया। अब दशमलव हटाने का तरीका, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दो जीरो बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट हट जाएगा, तो यानी 1 0 यहाँ लगेगा, केवल 150 हो जाएगा। -1 फिर एलसीएम कितना हो गया 30 और 15 का बाबू बताओ। 30 और 15 का एलसीएम कितना होगा 30 होगा। भाग दो 15 दूनी 30, 2 30 से कम 30 30 हो गया। 1/F1 बराबर एलसीएम 165 हो गया। अब देखो 1 में 150 गुणा करेंगे 150 माइनस 165 अगुड़े 2 1 3 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है जी, चलो 1/F1 बराबर 165 में से 1 घटाओ कितना होगा 50 10 60 65 माइनस 15/165 गुणे 3/30 3 कम 3 3 दहा में 30 1 कितना होगा 10 हो जाएगा बाबू। ठीक है, और 15 से भी कट जाएगा जी, 15 कम 15 15 कम 15 1/F1 बराबर माइनस 1/11 गुणे 1 कितना हुआ 10 हो गया। ठीक है जी, तो 1/F1 बराबर माइनस 1/11 दहा में 110 तिरे गुणा करो F1 बराबर माइनस 110 आ गया CM। तो यही हमारा क्या है आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। तो प्यारे साथियों, आई होप आज का सभी क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं हुई होंगी। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ाई करें, अच्छे से इसको देखें और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से आपका पेपर जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।